कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र, वो प्रोग्राम जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आज इस वक्त देखिए जबरदस्त मैच चल रहा है योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में। योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, चुनाव में 2 सभाएं वो कर चुके हैं और उनकी बातों को सुन करके अरविंद केजरीवाल एक सभा कर रहे हैं और वहां सीधा नाम लेकर उनको जवाब दे रहे हैं। तो इधर से अरविंद के योगी आदित्यनाथ के आरोप और इधर से जवाब और पलटवार अरविंद केजरीवाल का। योगी आदित्यनाथ आए तो क्या बोले? योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं और वही वो काम कर रहे हैं अपनी सभाओं के अंदर। आज उन्होंने आते ही चुनौती दी सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को कि मैं अपने सारे मंत्रियों के साथ संगम में स्नान कराया। आप में हिम्मत है कि अपने मंत्रियों के साथ यमुना जी में दिल्ली में डुबकी लगा लो? है तो एक बार जरा करके दिखा दो, पता चल जाएगा कौन सी नदी कितनी साफ है। फिर वो आए सड़क, पानी, बिजली पर, आए दिल्ली की गंदगी पर। बोले तुलना कर लीजिए हमारा प्रयागराज कितना साफ सुथरा है, सड़कें अपनी देख लीजिए दिल्ली की आपने क्या हाल कर दिया, हमारे गाजियाबाद नोएडा की सड़कें आप देख लीजिए। आपके यहां से पलायन कर करके लोग ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहां पर बिजली नहीं जाती है, वहां पर सुरक्षा बेहतर है, वहां पर सड़क अच्छी है। आपने दिल्ली को कूड़े का अंबार बना दिया, कूड़ा घर बना दिया। आपको आना है तो देखिए हमारे स्कूल कैसे हैं, आपको आना है तो देखिए कैसे यूपी में बिजली नहीं कटती। सारे महानगरों में देश में सबसे ज्यादा पावर कट दिल्ली में होता है। ये सारे आरोप जो हैं योगी आदित्यनाथ ने लगाए। फिर वो हिंदुत्व वाली पिच पर भी आए कि आपको चुनावों में आई पुजारियों की याद, 10 साल से मुख्यमंत्री हो, पहले क्यों नहीं उनको कोई भत्ता दिया तुमने? अब तो मौलवियों को भी देना बंद कर दिया, ये भी उन्होंने कहा। तो चुनावी हिंदू होने का टैग भी वो लगा गए। इन सारी बातों का जवाब अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि योगी जी इतना झूठ ना बोलो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबको मालूम है 10-10 घंटे पावर कट लगते हैं, तो वो हिसाब बराबर कर रहे हैं। दिल्ली में कहीं बिजली नहीं जाती, किसी भी आदमी से आप पूछ करके देख लीजिए। और गलत बटन अगर दबा दिया दिल्ली वालों तो यूपी जैसा हाल हो जाएगा। यूपी में सड़क भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। अब कौन कितना सच बोल रहा है ये दिल्ली वाले जवाब दे देंगे 5 तारीख को। मेहमानों से आपको मैं मिलवा देता हूं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। विनोद अग्निहोत्री सर आ गए प्रोग्राम, सर बहुत स्वागत आपका भी। दीपक चौरसिया जी आ गए, सर बहुत स्वागत आपका। सर अब ये जो टेनिस मैच चल रहा है टक 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 टक, जरा इस पर हम लोग बात करेंगे और योगी जी की पिच क्या है और योगी जी इस इलेक्शन को क्या स्विंग कर सकते हैं बीजेपी के लिए। आज से शुरू होकर के ये दूसरी सभा हो गई, उनकी 12 सभा और बची हैं अगले 1 हफ्ते के अंदर। कल भी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, आज उसका एक्सटेंशन। देखिए स्विंग कर सकते हैं कि नहीं ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन प्रभाव डाल सकते हैं कि नहीं, निश्चित रूप से ओके प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो अच्छा बोलते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हैं, एक संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, इसलिए कि उन्होंने 8 साल से उत्तर प्रदेश में परफॉर्म करके दिखाया है। 2013 का कुंभ याद कीजिए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, कुंभ गए और पानी में उतरे और रोते हुए लौट कर गए कि ये गंगा है, ये सोचकर तो हम नहीं आए थे। और कल का दृश्य आपने दिखाया ही, पूरा मंत्रिमंडल जिस तरह से डुबकी लगा रहा था और करोड़ों लोग डुबकी लगा चुके हैं। तो ये केवल दावा करने की बात नहीं है। और दिल्ली से बहुत दूर नहीं, मतलब दिल्ली और एनसीआर लगा ही हुआ एक ही है। एनसीआर में बैठे हैं, तो एनसीआर में बैठे हैं तो आपके स्टूडियो में जितने लोग काम करते हैं सबको मालूम है कितने घंटे बिजली रहती है, कितने घंटे जाती है। तो दिल्ली नोएडा में कितने घंटे बिजली रहती है, जाती है। ये अगर आप अरविंद केजरीवाल बताने की कोशिश करेंगे कि 10-10 घंटे बिजली कटती है, हाँ, बोला उन्होंने भी, तो उनकी जो सही बात है उस पर भी लोगों को शक होने लगेगा। जिनको नहीं मालूम है उनको भी शक होने लगेगा। तो इसलिए जो तुलना कर रहे हैं दिल्ली की उत्तर प्रदेश के शहरों से, जो दावा कर रहे हैं, आपको उचित लग रहा है? नहीं, कोई जाके देख सकता है, कोई योगी जी की बात मानने की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कोई भी जाकर देख सकता है सड़कें कैसी हैं। ये गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगा, उसके बाद जो है एक आध और एक्सप्रेस वे है। देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन जाएगा। जो सड़कें हैं उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जो है अच्छा ये मान लेते हैं योगी जी का दावा सही है, तो दिल्ली में तो मुख्यमंत्री बनना नहीं, दिल्ली का चार्ज तो योगी जी को मिलना नहीं है। फिर कैसे वो वोटर को प्रभावित कर रहे हैं? इसलिए प्रभावित कर रहे हैं कि वो तुलना बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में तो ये हो रहा है।
अरविंद केजरीवाल 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, योगी जी से ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पास करने के लिए ज़्यादा समय था। तो वो जो दावे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो दिल्ली के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के एक स्टेट में जो है वो सरकारी विज्ञापन पर बैन लग गया था। कोर्ट ने कहा कि भाई आपने अगर लोगों के लिए कुछ किया है तो ये आपको विज्ञापन देके बताने की क्या जरूरत है, उनको मालूम ही है। अगर सड़क बनी है तो सड़क है, ये सरकार बताएगी कि आप हमारा पैसा खर्च करके हमको बता रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं, सर ये तो सब करते हैं। दिल्ली नहीं, के हम दिल्ली ये के बस नहीं कह स्टैंड रहे। पे योगी जी के पोस्टर क्यों लगे हुए हैं? हाँ, लगे हुए हैं क्योंकि बीजेपी उनको एक परफॉर्मर के रूप में दिखाना चाहती है कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री इस तरह से काम करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री परफॉर्म करके तब दावा करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो है विकास का काम किस तरह से करते हैं, डेवलपमेंट को किस तरह से लेते हैं। विकास और विरासत जो प्रधानमंत्री ने बात कही थी, दोनों को साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी की एक समस्या पिछले दिनों में या पिछले कुछ सालों में, दशकों में थी कि वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करती थी तो विकास छूट जाता था, विकास की बात करती थी तो हिंदुत्व छूट जाता था। ये विकास और विरासत दोनों में ये सब आ जाता है। तो योगी जी जो कह रहे हैं उनके कहने की क्रेडिबिलिटी है, इसलिए असर पड़ेगा। चलिए ठीक है सर। अब जब बड़े नेता प्रचार करते हैं तो यही तो उनका काम होता है ना कि आप चुनाव को लोगों के मन में कोई मुद्दे छोड़िए कि भाई ये है आपके इलेक्शन, इस पर सोचो, जो मैं आपसे कह रहा हूं इस पर बात करो। तो योगी जी कहां ले जाना चाहेंगे? अब जैसे वो कुंभ की बात कर रहे हैं, प्रयागराज की बात कर रहे हैं, गंगा जमुना की सफाई की बात कर रहे हैं, तो वो आपको लगता है हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं? जब पुजारियों की, राम मंदिर की भी बात नहीं, की। योगी जी का जो पूरा जो प्रकृति है, जो उनका स्वरूप है, उसमें तो साक्षात हिंदुत्व है। अरे बस बता दूं, मैं अभी दूसरी रैली, पहली रैली में तो नहीं हूं सर, नहीं मुझे याद दिलाया, बटोगे तो कटोगे के नारे लग गए दिल्ली में। योगी जी नहीं बोला होगा। नहीं उन्होंने नहीं बोला, पब्लिक लगा रही पब्लिक ने है, लगाया। वो पब्लिक का लगाना, योगी जी नहीं बोले। ये महत्वपूर्ण चीज है। योगी जी जो झारखंड के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में बटोगे कटोगे को नारा देने वाले योगी जी हैं। अब देखिए वो उसके जनक है उस नारे के, लेकिन दिल्ली में 2 मीटिंगों में उन्होंने नहीं लगाया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दिल्ली के चुनाव को बजाय ध्रुवीकरण के वो गवर्नेंस पर घेरना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है, जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि विकास और विरासत को एकजुट करके, कि योगी जी को हिंदुत्व के लिए नारा लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो स्वरूप से ही हिंदुत्व है, उसके उनको साक्षात हिंदुत्व है। साक्षात हिंदुत्व है ना। मैं बार बार कहता हूँ, उनको ये बताने की जरूरत थोड़ी कि हिंदुत्व। हाँ, नहीं, कह रहे हैं। और अब वो जब उत्तर प्रदेश के मॉडल की बात कर रहे हैं, भाई हर मुख्यमंत्री अपनी तारीफ करेगा, अपने राज्य की, अपनी विकास की, अपने जो भी उसने परफॉर्म किया है, जैसा भी किया है उसकी बात करेगा। तो वो बता रहे हैं भाई जमुना, हमने गंगा संगम कितना साफ कर दिया, देखिए हमारी पूरी कैबिनेट ने जो है उसमें। तो जब संगम की बात कर रहे हैं तो जमुना का सवाल, जमुना के प्रदूषण का सवाल उठा रहे हैं। यानी यहाँ हमारी पार्टी को सड़कों की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की सड़कों की बात कर रहे हैं। ये अलग बात है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं सारी सड़कें चमक रही हों। हाईवे आप छोड़ दीजिए, अगर आप नीचे उतरिए, अभी मैं पीलीभीत और लखीमपुर होके आया हूँ, तो वहाँ भी सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, जो रोड्स हैं स्टेट्स की वजह से। एक्सप्रेस वे सब अच्छे हैं, लेकिन जब वो कोई मुख्यमंत्री बोलेगा तो ये थोड़ी, वो तो अपनी उपलब्धियां जो है, भाई गंगा एक्सप्रेस वे बनवाया उन्होंने, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, तो ये तो काम हुए हैं। तो उसको और ये भी कुंभ कह का रहे जो हैं कि आयोजन है पूरा, दिल्ली में केवल एनडीएमसी वाला इलाका ही है जहां पर जो जाने लायक है, जो साफ सुथरा दिखाई नहीं, वो देता है NDMC सड़क का में, जो क्योंकि वो सेंटर के अंदर आता वो है। लुटियंस दिल्ली है। वो तो मतलब देश की सरकार वहां पर है, तो वो तो साफ सुथरा है ही। उसको तो वो आप अगर अरविंद केजरीवाल अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करें या कोई पेश करे तो वो तो कहने की कोई मतलब नहीं। वो आज से नहीं, जब से दिल्ली बनी है अंग्रेजों के जमाने से, तब से वो इलाका चमकता है। तो असली दिल्ली आपको देखनी है तो आप तो लुटियंस के बाहर जाके दिल्ली की सीख देखा। तो इस बार निश्चित रूप से गवर्नेंस का सवाल बीजेपी ने खड़ा किया। देखिए बीजेपी 2 चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ चुकी है, 2015 और 2020। और 2020 में तो पूरे हिंदुत्व की परिस्थितियां थी भाई। सीए का आंदोलन था, शाहीन बाग हो रहा था, 370 हटा करके बीजेपी ने हिंदुत्व का दंगा हो चुका था। दंगा उसके बाद हुआ है, सरकार नहीं, दंगा हुआ है 28 चुनाव के बाद, चुनाव से पहले हुआ है। चुनाव पहले हुआ, दंगा बाद में हुआ है सर, दंगा बाद में हुआ है, मतलब उसी महीने हुआ है। शाहीन बाग चल रहा था। हाँ, शाहीन बाग चल रहा था। 10 फरवरी को रिजल्ट आए हैं, 10 या 11 फरवरी, और दंगा फरवरी के आखिर में हुआ जब ट्रंप आए। लेकिन शाहीन बाग तो पूरे अपने उस पे था, शबाब पे था, तब भी नहीं चली तब। और आप याद है कि अमित शाह जी का भाषण कि बटन ऐसे दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे, अनुराग ठाकुर का वो गोली मारो वाला बयान,
परवेश वर्मा का। लेकिन मुझसे किसी ने अभी भी कहा कि योगी जी तो 15 में भी आए थे ना प्रचार करने। मैं यही कह रहा हूँ 15 में तब क्यों नहीं चला? इसीलिए बता रहा हूँ 15 और 20 दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा कोशिश की थी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने की। उसमें जो पूरा गैर भाजपा वोटों का ध्रुवीकरण था वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो गया था, और तब आम आदमी पार्टी के साथ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। 15 में बिल्कुल ही नहीं थी एंटी इनकम्बेंसी, और 20 में भी उन्होंने एक अपना हमें मौका दिया है, आपने 5 साल का मौका और दीजिए। और आजकल इन दिनों इस देश में ये हो गया है कि 5 साल के मौके को लोग मानते हैं कि भाई एक मौका और देना चाहिए। इसीलिए ज्यादातर सरकारें जो थोड़ा परफॉर्म करती हैं और रिपीट भी करती हैं। इसी दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित रही हैं। तो आप कह रहे हैं बीजेपी रियलाइज कर रही है कि चुनाव अब असल मुद्दों पर लड़ लो। इस बार बीजेपी ने चूंकि 6 महीने पहले से काफी ग्राउंड पे काम किया है। उन्होंने खासकर जो कच्ची बस्तियां हैं, जो इलाके, अच्छा एमसीडी भी इनके पास है। पहले तो एमसीडी का जो पूरा ठेकरा था वो बीजेपी पे फूटता, एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है, दिल्ली सरकार भी। तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी डबल हो गई है। तो एंटी इनकम्बेंसी और गवर्नेंस का इशू बीजेपी उसको कोर पर फोकस। सही कह रहे हैं, क्योंकि योगी जी ने बहुत ज्यादातर बातें जो 80% बात जो थी उनकी, मैं तो कहूँगा और उससे भी ज्यादा, वो यही थी कि तुम दिल्ली में देखो सड़क नहीं है, दिल्ली में गंदा पानी है, सीवर से आती है गंदगी, कूड़े का पहाड़ है। वो उसी पर चुनाव को ले जा रहे थे। तो सर सड़क पानी गंदगी इसका चुनाव है, हिंदुत्व का चुनाव है, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन वाला चुनाव है, फ्रीबी वाला चुनाव है, केजरीवाल की इमेज को डेंट लग गया उसका चुनाव है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है 3 M, मुस्लिम, महिला और मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास के 45% स्विंग वोटर्स हैं, है ना, जो लोकसभा के अंदर मोदी जी को वोट देते हैं और विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल को। जैसा सर ने कहा कि 2 बार हिंदुत्व की हाई पिच पर चुनाव लड़के देख चुकी है। 2015 में तो नए नए आए थे केजरीवाल, 2020 में देखा, उन्होंने बोला मुझे 5 साल काम नहीं करने दिए गया मोदी जी ने, और मोदी जी को 2019 में एक मौका मिला था, तो अरविंद केजरीवाल को दूसरी बार लोगों ने रिपीट किया। लेकिन अब उनके पास डबल एंटी इनकम्बेंसी के अलावा मैं बोलूँगा 4 तरह की एंटी इनकम्बेंसी है। सबसे बड़ी बात होती है एक नेता की विश्वसनीयता और उसकी क्रेडिबिलिटी। विश्वसनीयता के आधार पर केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी कि मैं एक बिल्कुल अलग राजनीति शुरू कर रहा हूँ। उनके शुरुआती स्लोगन देख लीजिए, आज आप देख लीजिए किस किस तरह की रील उनके बारे में और उनके नए और पुराने बयानों की तरह चलती है। दूसरी बात ये कि इस चुनाव में उनको लगता है कि बीजेपी को भी लगता है कि मुद्दे वो उठाए जाएं जो आम जनता से रिलेट करते हैं, जिनको आम जनता महसूस करती है। क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुत्व का बटेंगे तो कटेंगे योगी जी ने चुनाव के अंदर कभी नहीं कहा था, और बांग्लादेश के संदर्भ में उन्होंने नारा दिया था और बाद में उसको उन्होंने एक्सटेंड किया, आरएसएस ने उसका समर्थन किया, प्रधानमंत्री ने उसका नया नारा दिया। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ का जो वोटर है वो हिंदू मुस्लिम 80-20 वाला खेल दिल्ली के अंदर पूरी तरह से नहीं चलता है। दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और दिल्ली का वोटर ये महसूस कर रहा है आज की तारीख में कि उसको रोज की चीज़ों में दिक्कत है। साथ ही साथ उसको ये भी लग रहा है कि भाई कांग्रेस है वो भी बिजली फ्री देगी, बीजेपी भी बिजली फ्री देने की बात कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल में अब क्या नया रह गया है। अरविंद केजरीवाल को ये क्रेडिट दूंगा कि बीजेपी को फ्री बीज की पॉलिटिक्स पर ले आए, लेकिन योगी को पता है दे रहा है और कोई कह रहा है मैं दूंगा, ये मिल रहा है उसको। लेकिन आप ये बात एक तबका है जिसको मिल रहा है, ये बंद नहीं करेगा, कोई भी आएगा, कोई बात जो चल रहा है उसको बंद नहीं करेगा। ये तो केजरीवाल कह रहे मेरी जीत है ना, कि तुम कह रहे हो मेरी पॉलिसी लागू रखोगे। बिल्कुल एक तरह से पॉलिटिकल नैरेटिव के माने से जाए, मैं बोल रहा हूं कि वो केजरीवाल बीजेपी को फ्री बीज की राजनीति पर ले आए। भारत की राजनीति इस तरह से बदल रही है, बीजेपी इसको समझ रही है। और आप देखिए ना, शिवराज सिंह चौहान का मैंने एग्जाम्पल दिया, शिवराज सिंह चौहान ने 1000 लाडली बहना योजना में दी है, जो उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण बना मध्य प्रदेश के अंदर। वो मुख्यमंत्री नहीं बने, ये अलग बात है, लेकिन आइडिया कहां से आया था? आइडिया अरविंद केजरीवाल से ही उपजा था कि 2022 में उन्होंने पंजाब में 1000 रुपए का ऐलान किया। मिडिल क्लास वाली बात कह दी मैंने कल केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा कि देश में पहली पार्टी है जो मिडिल क्लास के लिए एक मैनिफेस्टो लेकर के आई है। हमें कुछ मिल रहा है, क्या बोलेंगे? मैं मोदी जी से मांग करता हूं शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट 10% कर दीजिए आप। मैं मोदी जी से मांग करता हूं बीमा सस्ता कर दीजिए आप। तो मैं सब मोदी जी को करना है, तो आप मैनिफेस्टो काय को लेकर के आए हो? लेकिन देखिए सर, तरीका देखिए, हम मैनिफेस्टो लेकर के आए, लेकिन ये तरीका जो है वो पिट चुका है। हर चीज का एक डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न होता है कि नई नई चीज होती है, नया आइडिया लेकर आते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन आप वही रिकॉर्ड लगातार बजाते रहेंगे तो वो घिस जाएगा। तो
जो यूएसपी थी आम आदमी पार्टी की, ये फ्री बीज की, उसको बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपना लिया है। तो अब फर्क नहीं रह गया। पहले फर्क दिखाई देता था कि भाई अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये देंगे, ये पार्टियां कहेंगी नहीं हम तो इस तरह की राजनीति करते ही नहीं, हम ये करेंगे ही नहीं, तो उनकी तरफ जाएं ही क्यों? उनकी दुकान में जब ये सामान ही नहीं है तो हम क्यों जाएं? अब दुकानों में फर्क नहीं रह गया, हर दुकान में वही सामान है। तो किस दुकान की विश्वसनीयता ज्यादा है, इस पर आएगा। तो आप 2015 में खासतौर से 2020 में भी कम था, आपके पास कोई हिस्ट्री का बैगेज नहीं था कि आपकी सरकार थी तो आपने ऐसा किया था। ये कहने के लिए आप कांग्रेस के खिलाफ उस समय बोल सकते थे, बीजेपी के खिलाफ बोल सकते थे, उनकी सरकार रह चुकी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है बीजेपी कांग्रेस के पास ये बोलने के लिए नहीं था कि अरविंद केजरीवाल ने ये घपला किया, घोटाला किया और ये काम नहीं किया, ये वादा किया था पूरा नहीं किया। अब 10 साल बाद है, तो एक बड़ा फर्क जो आया है वो ये आया है। दूसरा, आपने चुनाव प्रचार इतने दिन चल गया, एक बार भी सुना अरविंद केजरीवाल बोले हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं? अरे आप खुद ही नहीं मान रहे कि आप कट्टर ईमानदार हैं। आप तो रोज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे, हर मौके पर बोलते थे। आपने खुद ही अपने को कट्टर ईमानदार बोलना छोड़ दिया। इसका मतलब आप ये समझ गए हैं कि ये ऐसा बोलने का फायदा तो छोड़िए, नुकसान हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण था लोकसभा चुनाव। विक्टिम कार्ड खेलने की आपने कोशिश की कि जो हमको राजनीतिक कारणों से फंसा के जेल में भेज दिया गया, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं कट्टर ईमानदार हूं। तो और कहा कि अगर आप हमको 7 सीटें जिता देंगे गठबंधन को तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो लोगों ने 7 हरा दिए, जाओ जेल। तो लोगों ने तो बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। योगी जी ने बोली बात थी आज की, जनता ने तो फैसला दे दिया है, लोकसभा चुनाव में ही दे दिया है, बट वी ऑल नो वो एक अलग गेम है सर। तो अरविंद केजरीवाल आए थे तो दिल्ली में उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को बदलने का, कैसे ज्यादा अब वो नई बात, उन्होंने बोला कि अगले 5 साल नौकरियों के, मैं नौकरियां दूंगा अगले 5 साल। अभी तो दावा करते थे कि देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला प्रदेश है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे कम बेरोजगारी की दर दिल्ली में है। कल ही उनके प्रवक्ता ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस नौकरी देने की बात हर कोई करता है, लेकिन रियलिटी क्या है ये आम जनता भी बहुत अच्छी तरह समझती है, लोग भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल नौकरी कह रहे हैं मोदी जी 8th पे कमीशन ले आए। नहीं, मोदी जी तो जो 8th पे कमीशन लाएंगे तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए है सरकार। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन है। आपको याद होगा परिवार है वो 2015 में, हाँ 2015 के इलेक्शन लोग इसलिए हार गए थे कि योगी मोदी जी को कम वोट इसलिए मिला क्योंकि वहाँ पे वो कई सारी सरकारी इमारतों के अंदर अटेंडेंस कार्ड लग गए, वो थंबनेल लग गए, 9:30 बजे आओ, ये आओ, वो आ जाओ। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना था 2015 के हिमाचल के इलेक्शन में सरकारी बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं नौकरी के वाले सवाल पर बात करते हैं कि दिल्ली की एक सीमा है। दिल्ली कोई उत्तर प्रदेश जैसा, मध्य प्रदेश जैसा, राजस्थान जैसा या गुजरात जैसा बड़ा राज्य नहीं है, महाराष्ट्र जैसा। दिल्ली के पास लिमिटेड, सीमित जमीन है, सीमित संभावनाएं हैं, और जो उद्योग है ज्यादातर दिल्ली के बाहर है। नोएडा है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, ट्रेडिंग सिटी है, दिल्ली ट्रेडिंग सिटी है। और जो इंडस्ट्रियल एरिया बने थे उनका आप एक कितना रोजगार आप दे सकते हो। तो इसलिए ये कहना आसान है, देना किसको है? नहीं देना भाई, अब भाई कहने में क्या जाता है? 2 करोड़ का वादा तो मोदी जी ने वही कह रहा हूं, 2014 में इनका मिला, सब रहे हैं, सब रहे। तो ये मुझे लगता है, देखिए जो एक और दिलचस्प बात बताऊं प्रदीप जी, अभी मैं 2-3 दिन पहले बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के साथ बैठा था। ये बढ़िया सर, बताइए। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि देखो ये केजरीवाल को आगे करके हमारा काम आसान कर दिया आम आदमी पार्टी ने। अगर ये आतिशी का चेहरा आगे रखते तो हमें थोड़ी चिंता होती। हमने क्यों? बोले वो फ्रेश चेहरा था, उस पर कोई बैगेज नहीं, कोई दाग नहीं आतिशी पर, कोई आरोप नहीं, और महिला का कार्ड था, और इन्होंने उसको टेम्परेरी बता दिया। तो पहला तो हमारा फायदा ये कर दिया, और दूसरा केजरीवाल जी के खिलाफ बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है बीजेपी के पास। आतिशी के पास उतना नहीं था। आतिशी के लिए वो 2-3 महीने पहले मुख्यमंत्री बनी है। तो हमला जो है केजरीवाल को आगे करके बीजेपी को ये लगता है कि अब उनका टारगेट आसान है। अब ये बीजेपी के नेता का असेसमेंट है। 2 बातें सर भी बताऊंगा, और जिम्मेदार नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनसे मतलब उनको लग रहा है कि काफी आशावान है वो कि चुनाव में अच्छी लड़ाई होगी, कांटे की टक्कर है, ये मानते हैं।
ये नहीं कह रहे थे कि हमारी एकदम स्वीप कर रहे हैं हम, लेकिन कह रहे थे कि इस बार नहीं, लेकिन 98 के बाद बीजेपी को अगर चांस लगता है तो इस चुनाव में लग रहा है। पर इससे पहले के चुनाव में बड़ी, मतलब चुनाव तो जो भी पार्टी लड़ती है जीतने के लिए लड़ती है, तो ये तो नहीं कह सकते कि हारने के लिए लड़ते थे, लेकिन ये सोच कर लड़ते थे कि जीतना बहुत कठिन है, शायद संभव नहीं है। मोदी जी की टोन इस में भी बार पता चल लगता है जाता है कि वो कि कब ये मान संभव रहे हैं है कि इलेक्शन ये हमारे अच्छा, पकड़ वाला इलेक्शन है। जैसे कल जो उन्होंने बात की है वर्कर से अपने, उसमें वो था कॉन्फिडेंस। जैसे कल एक बात उन्होंने कही, मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो टैक्सी वालों के लिए स्कीम आई है। ऑटो टैक्सी वालों की स्कीम है तो उन्होंने, बीजेपी ने कई सारी योजनाएं घोषित की हैं। तो एक कार्यकर्ता ने उनसे सवाल पूछा और कार्यकर्ता ने उनसे कहा कि साहब ई रिक्शा वाले भी हमको बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ई रिक्शा वालों को बोलिए कि जो ऑटो और बाकी चीजें, यानी कितना बड़ा वोट बैंक है, किसको वोटर्स कर रहे हैं, ऑटो और टैक्सी वालों की तरह ये योजनाएं ई रिक्शा वालों पर भी लागू सर होंगी। लेकिन मैं वेट कर रहा हूं मोदी जी किस दिन ये बोलने वाले हैं कि 8 तारीख को भाजपा विजयी हो रही है और फलानी तारीख को हमारा शपथ ग्रहण होगा। क्योंकि पिछले आप कुछ एक इलेक्शन उठा के देखिए, जिस जिस इलेक्शन में उन्होंने ये बातें कही हैं रैलियों से, सच में हुआ ही है। मुझे उड़ीसा याद आ रहा है, उड़ीसा में उन्होंने कहा था हमारी सरकार आ रही है, शपथ तारीख बता दी थी, शपथ ग्रहण की तारीख बता दी थी, और भी दो तीन राज्यों में ये हुआ है। नहीं, देखिए मतलब उनको, मुझे लगता है नेताओं को अंदाजा होता ही है। नेताओं को अंदाजा फील आ जाता है और नहीं, जो नेताओं फीडबैक मिलता है। नेताओं को अंदाजा भी होता है, फिर होता है। इस बात तो इसलिए भी कहते हैं कि आगे कार्यकर्ता पूरे मन से लगा रहे हैं। भाई कर्नाटक में भी तो कहा था उन्होंने, सर, बाद में कच्ची नहीं भी बनी तो ना, होती है ना, नहीं आई तो। नहीं, कर्नाटक में नहीं आई ना, बिहार में तो 2015 में कहा तो जोखिम होता है, जोखिम होता और है। ये बड़ा नेता और बड़े इसलिए- कॉन्फिडेंस वाला नेता ही होता है। लेकिन मोदी जी हर चुनाव में तो नहीं कहते ये। नहीं, हर चुनाव में मैं कहता हूं ना कि जब कहते हैं, जैसे 2004 में अटल जी ने इंटरनल मीटिंग्स में कह दिया था कि नहीं आ रही है सरकार। अच्छा, अच्छा, मैं एक और बात बताने वाला था, जो उन नेता से, जो योगी जी का भाषण में जो हिंदुत्व का तड़का कम लगा, या वो बटे की कटे की बात नहीं, उसका कारण भी उन्होंने बताया। क्या सर? ये चूंकि बात पहले की है, योगी जी का भाषण तो आज हुआ है, तो मैंने उनसे पूछा, हमने कहा योगी जी आ रहे हैं और 14 रैलियां करेंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम वाला जो है पोलराइजेशन होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर रहे हैं, और उन्होंने उसका कारण बड़ा दिलचस्प बताया, और प्रदीप जी शायद सहमत होंगे मेरी बात से, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण वहाँ चलता है जहाँ मुस्लिम्स का डोमिनेंस होता है, इकोनॉमी पे दबदबा होता है, क्राइम पे, उस पे, जैसे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या गुजरात में उनका कहना था कि कोस्टल, यहाँ बोले दिल्ली में वो हिंदू मुस्लिम इसलिए नहीं चलता, हम 2 बार इसलिए फेल हुए कि यहाँ वो नैरेटिव ही नहीं बनता। आप कोई सही कह रहे हो, बहुत लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड इलाके हैं, और उन इलाकों में भी जो नेता हैं उनके ऐसा कोई सामाजिक संघर्ष नहीं है। आप देखिए कि कोरोना के टाइम में कितना वो चला था, मौलाना साद, मौलाना तबलीगी साद जमात वाला, और ये कौन थे वो तबलीगी जमात वाला, मौलाना लेकिन साद उसका दिल्ली की राजनीति में कहाँ असर हुआ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये तो उन्होंने कहा इस बार अभी हमारा, ओबीसी को आने दीजिए। इस बार उन्होंने कहा कि ओबीसी आ हमारा रहा है। जो कोशिश है बीजेपी की, वो गवर्नेंस पर ही घेरने की है, हिंदुत्व तो हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है। हिंदुत्व में, लेकिन मैं- ऐसा सौरभ- योगी जी लाए दिल्ली दंगे की बात उन्होंने की कि दिल्ली में सुनियोजित तरीके से नहीं, दंगे वो तो कराए आएंगे। गए, देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग उसमें सौरभ, वो आरोपी सब बने। रहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो एक आक्रामक भाषण होते हैं वो तो सिंबल, ताहिर हुसैन सिंबल है। वो तो रहेगा, मतलब उतना तो बीजेपी दिल्ली- हमेशा करेगी, वो तो योगी जी भी करेंगे, बीजेपी के दूसरे नेता भी करेंगे। लेकिन लेकिन आप लेकिन- सोचें सर, लेकिन- आप सोचें कितना कटथ्रोट कंपटीशन है इस चुनाव में, कि अमानतुल्लाह खान को मैं सुन रहा था, ओखला से जो लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, वो परेशान है कि ओवैसी ने मेरे सामने कैंडिडेट दे दिया है। बोले ये किसका वोट काटेगा, मेरे ही तो वोट काटेगा, तो अगर मैं हार गया तो ओवैसी जिम्मेदार है। और वो सभी लोग चुन एक- के एक सीट जो की बात दंगे है। के आरोपी हैं उनको उन्हीं टिकट को दे रहा दे है। रहे हैं, और ताहिर उनसे हुसैन जुड़े हुए उनका ही लोग हैं। कैंडिडेट जी हाँ, बिल्कुल, ताहिर हुसैन उनके वहाँ कैंडिडेट हैं। सीलमपुर में दिया है हाँ, ओवैसी ने हाँ, कैंडिडेट, जहाँ वो मतीन का बेटा और कांग्रेस का जो है पुराना इनका आम आदमी पार्टी के विधायक लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ भी IMIM एक डायलॉग महाराज योगी जी ने ओखला उद्योग बसाने के लिए बनाया गया था, बाबरपुर में इन्होंने जहाँ से दंगाई गोपाल राय बसाई। लड़ रहे हैं, बिल्कुल, बाबरपुर में जहाँ से लेकिन- गोपाल राय लड़ रहे हैं, वहाँ भी MIM ऐसा नहीं है कि योगी जी हिंदुत्व की बात नहीं कहेंगे, उन्होंने कही, दिल्ली दंगों की बात करके कही, रोहिंग्या कहने का और अंदाज बांग्लादेश, अलग कहने होगा। का अंदाज अलग की है, बात हो और रही है। यही अंदाज लेकिन ये मुद्दे रखेंगे। तो क्योंकि बांग्लादेशी मुद्दे तो क्योंकि बीजेपी मुझे योगी जी से पहले भी उठाती रही है, आज से थोड़ी उठा रही है। ये तो मदन लाल उसकी खुराना के पॉलिसी टाइम वही से है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर जो आंदोलन होता था, मदन लाल खुराना का ही होता हाँ, था। तो- लेकिन अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिस
आधार पर उन्होंने जो कंसिस्टेंसी उनको गवर्नेंस में दिखानी थी, जो कंसिस्टेंसी उन्होंने क्लीन इमेज में दिखानी थी, जो कंसिस्टेंसी उन्होंने अपना काम करके दिखानी थी। मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूँ और दर्शकों के सामने भी रखता हूँ, मैं कोई अरविंद केजरीवाल का विरोधी हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ विश्लेषण कर रहा हूँ कि 2020 से 2025 के बीच अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी जब 2.5 साल 2.25 साल उनके पास रही, और 2020 से 2025 तक जब दिल्ली सरकार पूरी, मैं मानता हूं उनके अधिकार सीमित हैं, लेकिन अब एलजी उनको काम नहीं करने दे रहे थे, तो शीश महल कैसे बन गया बताइए? ये 2020 से 2025 के बीच में ही बना ना, बाकी चीजें कैसे? सबसे ज्यादा डेंट किया है उनकी शराब घोटाले से भी ज्यादा शीश महल ने डेंट किया। दोनों ने करा है। नहीं, शराब घोटाले में ईमानदार की छवि नहीं, शराब घोटाले में तो आप कह सकते हैं मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा कर दिया, षड्यंत्र हो गया। षड्यंत्र हो गया। नहीं, इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि अदालत में ये इस बात के प्रमाण प्रस्तुत किए गए कि गोवा के चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल हुआ। सर लेकिन शायद जनता नहीं आज तक टेक्निकली जाए। टेक्निकल, लेकिन शीश महल के नहीं, साथ जो बोलना, जो विरोधी है उसके बोलने के लिए तो ये बड़ी उनके पास बोलने पुख्ता के बात लिए है ना। नहीं, देखिए, लेकिन शीश महल की तो मॉडल लेके घूम रही है ना बीजेपी। शीश ये महल देखो इस- तुम्हारी नहीं, शीश महल डैमेज नहीं करता अगर ये पैरामीटर खुद इन्होंने बनाए थे। मान लीजिए हर मुख्यमंत्री रहता है बड़े घर में, लेकिन चूंकि आपने खुद वो पैरामीटर बनाए थे कि हम तो एक कमरे के मकान में रहेंगे, 2 कमरे के मकान में रहेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम उससे चले। सुशीला दीक्षित जो है उसमें भी ज्यादा कर दिया, और वो भी सर, उनको कोरोना के लगता समय था, किया। वो लगता है हमको कि उनको लगता था, मेरे को जितना समझ आता है, मैं अरविंद केजरीवाल से बहुत बार मिला हूं, मैंने उनकी राजनीति का बहुत अध्ययन किया है। 2020 के बाद उनको लगा कि अब तो जो है मैं कोई जीत रोकने गया, वाला अब नहीं कोई रोकने वाला नहीं है। 5 साल मेरी सरकार है, जो मर्जी आएगी वो करूंगा, जिस ढंग से रहना होगा रहूंगा, जिस ढंग से पार्टी चलानी होगी चलाऊंगा, क्योंकि पार्टी के लोगों अंदर का वो भरोसा अपना जम गया कंट्रोल है। कर, हाँ बस मैं बस। जो कहूंगा वही सही वही मानेंगे। सही माना जाएगा। मृतप्राय और है, उनको लगता था, उनको कांग्रेस लगता था- मृतप्राय है, सारा वोट हमारे और पास उनको है। लगता था कि कांग्रेस का। मोदी की तरह नैरेटिव बिल्डिंग के वो एक मास्टर हैं। नहीं, इसी फिर से भी- उन्होंने 2 बार चुनाव जीता दो है। बातें सर मेरी समझ में नहीं आती अरविंद केजरीवाल को देखते हुए। भाई अरविंद केजरीवाल को जनता की नब्ज पता है, इतना हम मानेंगे। मतलब राजनीति तो आती है ना करनी, इतना तो हमको नहीं, बहुत बेहतर आती है। राजनीति करनी आती है। आपको मालूम है मैं क्या वादे कर करके आया हूं, तो और अब मैंने कितनी बार जो है वो बातें टेप दोहराई रिकॉर्डर पे बोली हैं, वो सबको पता है, रिकॉर्ड है, आजकल डिजिटल जमाना है। और मैं अब क्या कह रहा हूं, बच्चों की कसम खाई, वो हो गया, बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, उस पर आप निकल गए। आरोप हो तो मैं अपनी पार्टी में नहीं लूंगा, आप पे आरोप लग गए। आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, आप जेल से चीफ मिनिस्टर में, मतलब इतनी एंडलेस लिस्ट हो गई है वो अब। और दूसरा ये, जब ये जेल से बाहर आए तब जिस तरह से इन्होंने कहा कि अब काम करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, अब हम पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। अरे भाई, अब मैं क्रेडिट देते हुए अरविंद केजरीवाल को कि भाई तुम काम के नाम पर ही आए हो, तो क्यों नहीं सड़कें बनी थी दिल्ली में? 4 महीने में कैसे बनानी थी तुमको? कैसे तुमने सोच लिया मैं चुनाव से 4 महीने पहले करूंगा और काम हो जाएगा मेरा? यही तो पॉइंट है ना, यही पॉइंट है। 2020 से 2025 का रिपोर्ट कार्ड क्या है? एक तरफ आपको काम नहीं करने दे रहे थे, दूसरी तरफ जो मर्जी की चीजें थी वो आप करते रहे, और आप अपनी प्रकृति और आप अपनी राजनीति के विरुद्ध चले गए। मुझे लगता है कि नेता जब एक हद तक जाकर स्टैब्लिश हो जाता है ना, तो मैंने कई लोगों की साइकी देखी, भाई चीफ मिनिस्टर नहीं तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो रहूंगा ना, पार्टी तो मेरी चल निकली है। सर चलिए, अब मुझे किस मेन बात की कोर्स हो चिंता गया है? आज का डेजर्ट। आज का एक सर्वे आया है देखो हंसे आप क्यों हंसे सर्वे के नाम पे लेकिन हमारा नहीं है, बिल्कुल हमारा सर्वे नहीं है, लेकिन अब क्योंकि पब्लिक है तो मैं उसकी कुछ डिटेल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इलेक्शन में ये एक आचार की तरह तो इस्तेमाल होता ही है सर्वे, तो मैं ट्राइज नहीं किया सर सर्वे। मैं वोट शेयर बता रहा हूँ जो उन्होंने अभी अनुमान लगाया, क्योंकि मैंने दिन के प्रोग्राम में बात कर ही ली थी इसकी, तो हम यहाँ क्यों छोड़ें इसको। आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं इस वक्त 47% वोट आ सकता है, बीजेपी को 41%। आम आदमी पार्टी 53.5 से 47 आ रही है, 6.5% वोट नीचे डाउन 6%। अभी की परिस्थिति में उनके मुताबिक। बीजेपी 38.5 से 41% जा रही है, मतलब 2.5% अप जा रही है। वो 6% डाउन, ये 2.5% अप। कांग्रेस पार्टी 4.5% गेन कर रही है पिछली बार से, 2015 वाले वोट 9% पे पहुंच रही है, ये उनका कहना है। तो गैप बीजेपी और उनके मुताबिक 6% का गैप है। सीट का कुछ दिया प्रोजेक्शन सर है, लेकिन बताना ठीक नहीं है। क्यों? जब आप वोट- स्पष्ट है जो वोट परसेंटेज है उसी मतलब आम आदमी उसी के अनुपात अब में उनके होगा। हिसाब से आम आदमी पार्टी क्लियर है फिलहाल। क्लियर है। नहीं, ये तो देखिए, ये फील तो हमको भी कई बार मिलता है कि आम आदमी पार्टी 60 पार वाले में नहीं है, लेकिन लड़ाई है कांटे की, फिर भी अभी आम आदमी पार्टी का एज है, ये लोग कहते हैं इस बात को। अब वो 40 सीटें जीतेगी, 42 सीटें की 38 जीते, सट्टा बाजार 38 सीटें दे रहा है,
समझे। सट्टा बाजार 38 सीटें दे रहा है। 38 दे रहा है। एक मेरे पास आया था किसी का, वो कितना ऑथेंटिक है मैं नहीं कह सकता, मुझे किसी ने भेजा था। उसमें 37-38 सीटें आम आदमी पार्टी को, 29 से 31 सीटें बीजेपी को और 2 से 3 सीटें कांग्रेस को। अब वो कितना ऑथेंटिक है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये भी लगभग वैसा ही है। हाँ, लेकिन ये तो एक एजेंसी का है ना, इसमें बताया तो वो उसमें इसकी क्रेडिबिलिटी उससे ज्यादा है। उसमें तो सट्टा बाजार के नाम पर लोग अपने हिसाब मतलब से आपको चलाते हैं। डैमेज है, बीजेपी को अच्छी बढ़त है, लेकिन आम आदमी पार्टी Ahead है। डेंजर जोन में नहीं है। अगर कांग्रेस 9-10% या उससे ऊपर जा रही है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बन। 9% बता रहे हैं। 9% बन, वो तो अभी बता रहे हैं ना। तो अगर जो तो कैसे गेन पड़ेगा करता सर है, जब देखिए राहुल किसी गांधी भी बाहरी चुनाव- नहीं आएंगे? आज की रैली भी नहीं की उन्होंने। तबीयत खराब है। नहीं नहीं, मतलब मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, अगर आपके बड़े चेहरे जब नहीं उतरे, चुनाव में रह क्या गया सर नहीं, 12 लेकिन, दिन? लेकिन आप ये सवाल उठा सकते हैं कि राहुल की तबीयत खराब है तो प्रियंका तो आ सकती है। प्रियंका जी आए, खड़गे जी आए, ले दे के अजय माकन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो भाई राहुल की तबीयत खराब हो सकती, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, मौसम ऐसा है वो तो आज उसमें- आज मेरे ख्याल से दबाव में उन्होंने ये भी कहा कि मैं बताऊंगा कि मैंने देशद्रोही क्यों कहा है। अजय माकन ने बोला, बोला अजय माकन जी ने। और आप कह रहे हैं अगर है 9-10% पे कांग्रेस तो केजरीवाल जी गए। हाँ, क्योंकि बीजेपी देखिए जिस तरह से कैंपेन को उठाया है बीजेपी ने, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा, कम नहीं या स्टैटिक नहीं रहने वाला, यहां से बढ़ना है। बढ़ना है। अरविंद केजरीवाल को घटना ही वो जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं उससे स्पष्ट है। अब 1-2 सीट से कोई आगे पीछे हो जाए तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो चुनाव अभी दिखाई दे रहा है, जो आज से 1 महीने पहले लग रहा था कि बिल्कुल डेफिनेट एज है आम आदमी पार्टी को, आज मुझे वो दिखाई दे चले मान लें कि ये अनुमान ठीक है, मेट्राइज ने जो किया 41% पे बीजेपी खड़ी है, 47 पर आम आदमी पार्टी खड़ी है, तो अगर यहां से ये और क्लोज होना है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्लोज होगा तो फिर अब अगर 3% बीजेपी 3% बढ़ा का ही तो लेती है खेल है। और 3% ये घटा लेती है, और आप ये भी देखिए कि जो वोट है ना, जैसे हिमाचल में बीजेपी को कुछ 1000 वोट ही कम थे, लेकिन सरकार उनकी नहीं बन पाई। तो ये भी बड़ी कॉम्प्लेक्स मध्य सिचुएशन प्रदेश है। में तो जब ज्यादा थे, 2018 में कांग्रेस और की बनी। सरकार कमलनाथ की बन गई। तो कई सारी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन मैं प्रिडिक्शंस के बारे में ये कहता हूं कि लोकसभा चुनाव और एग्जिट पोल और ओपिनियन के बारे में, लोकसभा चुनाव, हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव, इसके बाद जो है, इसके प्रेडिक्शन करना भाई, प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल बहुत काम खतरे हो से गया खाली है। है। और सर सर्वे नहीं करना है, प्रेडिक्शन करनी है। चलिए करते हैं। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको मेरी प्रिडिक्शन बता देता हूँ। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि ये केजरीवाल के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है। और आप देखिएगा कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से, मैं दिल्ली को के इलेक्शंस को मैंने 93 से कवर किए हैं। एक तरफा निर्णय जो दिल्ली की जनता देती है, और इस बार भी निर्णय एक तरफा ही होगा, और वो एक तरफा केजरीवाल के लिए आना मुझे मुश्किल लगता है। साफ साफ कही बीजेपी आ रही है। उसका ये अर्थ आप निकाल सकते हैं, मैं कह सकता हूँ। छाप दीजिए, मेरे नाम से छाप दीजिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ, दीपक चौरसिया जी ने दावा किया एक तरफा बीजेपी की सरकार बन रही है। एक तरफा से मतलब है कि बहुमत के clean, आंकड़े तक clean वो जा रहे हैं, बहुमत के आंकड़े और तक वो मैं जा ये रहे हैं। बहुमत- मैं इनके अगर आप दावे का मेरे नाम पर मैं इनके मेरे नाम दावे पर का पर्ची समर्थन फाड़ना करता चाहते हैं, अगर आप मेरे नाम पर पर्ची फाड़ना चाहते हैं तो फाड़ फाड़ दी दीजिए, मैंने, सर। फाड़ दी, कोई बात फाड़ नहीं। दी। क्योंकि मैं जितना केजरीवाल को समझता हूँ, मैं केजरीवाल को जितना जानता हूँ, मैं जैसी उनकी राजनीति की स्टाइल को समझता हूँ, जितने पब्लिक नब्ज को मैंने महसूस और मॉनिटर किया है दिल्ली की सड़कों के अंदर, काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं उनके लिए। और आज योगी की रैली ने बता दिया कि वो भी अब डबल इंजन की सरकार की तरफ नैरेटिव को ले जा रहे हैं। आपकी हिम्मत को सलाम। बोले तो आप, कोई तो बोला। कोई तो बोला, क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है। कोई तो बोला। हो सकता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो ना जिससे बात सर, फंसा हुआ है, इलेक्शन है, कह नहीं सकते, कहीं भी जा सकता मुझे- है। ये तो मैं ही बोल दूं कहीं भी जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है इस सिचुएशन में अभी बीजेपी है। गवर्नेंस उसका एक बड़ा पॉइंट है, गवर्नेंस में केजरीवाल का फेलुअर एक बड़ा पॉइंट है। इसके साथ ही साथ पब्लिक नैरेटिव, और इसके साथ ही साथ 2020 में मत भूलिए, फ्री बिजली पानी देने की बात बीजेपी ने नहीं की थी। फ्री की रेवड़ियों पर सवाल उठाए जाते थे, अब तीनों पार्टी वही दे रही है भाई। उस नीति तो का उनको विरोध कर रही थी। बिल्कुल कर रही थी। 2 यजमान और हैं। प्लीज नहीं, सर ने मेरे दावे का समर्थन कर दिया, प्रदीप सिंह जी ने। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं समर्थन। देखिए पूरा चुनाव बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले निश्चित बोलिए। निश्चित अब आगे? तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में। ये जो आप
आपने आंकड़े बताए, उससे मुझे यहाँ और इंडिया यकीन टीवी के है। आंकड़े नहीं है, नहीं, बिट राइस के जिसके आंकड़े भी मैं आंकड़े डिस्क्लेमर हैं। दे रहा हूँ। और ये मेरा दावा है। ये तो कैरियर है, ये कैरियर है। उससे थोड़ा मेरी जो धारणा है और पुष्ट हुई है, इससे पुष्ट हुई है कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। और ऐसे मतलब फंसी फसाई नहीं 34-35 नहीं 34-35 वाला नहीं, ये 2013 नहीं है, ये 93 से आप जितने चुनाव हुए हैं जोड़ लीजिए, केवल 2013 को निकाल के। जो दीपक ने बात कही कि क्लियर कट किसी के भी पक्ष में जाता है फैसला, क्लियर जाता है, मेरे लिए तो चुनाव अरविंद केजरीवाल लौटते हुए नहीं नहीं दिखाई दिख दे रहे, कह ही दीजिए सर। नहीं, मेरे लिए चुनाव ओपन है। अच्छा, दोनों मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को नहीं आप मन नहीं बना पाए हैं अभी तक इलेक्शन में, या आपको दिख रहा है कि नहीं ये कहीं भी जा हाँ, मुझे अभी दिख रहा है कहीं भी जा सकता कहीं भी जा सकता एक लाइन बोलना चाहता है। मुझे लगता है कहीं भी जा सकता है। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, दिल्ली से बाहर तो नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूँ, अभी भी आम आदमी पार्टी का एज है, एज है आगे आम आदमी पार्टी है। ठीक है, ये भी एक बात हुई, आगे आम आदमी पार्टी चल रही है। अभी आज की तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, आज की अब तारीख ये नहीं कि 5 तारीख तक आते थे क्या नैरेटिव बने और क्या हो जाए, तो बहुत सारी चीजें- 93 में तो नई विधानसभा बनी थी, लेकिन 98 में बीजेपी तब हारी जब महिला मुख्यमंत्री थी। मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूँ, ठीक है। 2013 में कांग्रेस तब हारी जब महिला मुख्यमंत्री थी, और आप ये संयोग देखिए कि इस बार भी आतिशी एक महिला मुख्यमंत्री हैं। वैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि उससे पहले तो कांग्रेस की जो चीफ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल या जब बताया जाए तो ताजदार बाबर हुआ करती थी। ताजदार बाबर हुआ करती थी, ताजदार रही बाबर है। से खुराना, उसका पुरुषोत्तम गोयल भी रहे हैं, ताजदार बाबर भी रही हैं, तो जगप्रवेश चंद्र प्रवेश रहे हैं, चंद्रा रहे लंबे हैं। समय तक हुए हाँ, हैं। अरे भाई विजय कुमार मल्होत्रा रहे हैं, अडवाणी जी उसके स्पीकर रहे हैं, तो वो तो दिल्ली आपको के- किसी टैरो कार्ड वाले से तो नहीं पूछ के आया ना? नहीं सर, मैंने मेरे साथ लाइफ में इतना कुछ हो चुका है कि मजाक मैं कर रहा था, टैरो मजाक और कर रहा हूं। भविष्यवक्ताओं लेकिन- पे मेरा भरोसा थोड़ा कम हो गया। आज लगा मैंने कुछ कमाया है सर प्रोग्राम में, आप कुछ निकलवाया है ना। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत धन्यवाद दीपक जी, खास तौर पर आपको धन्यवाद। बोलो तो खुल के बोलो, बिल्कुल, ठोक के सिर्फ बोलो, प्रोग्राम क्या ही है दिक्कत सर, है, खुल के क्या बोलना दिक्कत है, बस। आपको मजा आया होगा जरूर। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज बस इतना ही।